तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 302 की रीकैप और ब्रेकडाउन वीडियो, जहां पर चैप्टर्स को मैंने ऐड कर दिया है तो तुम इजीली कोई पर्टिकुलर फाइट के बारे में देख सकते हो। वेरेस अगर इस पूरे कार्ड के बारे में बात करें तो ये कार्ड मैं बोलूंगा बहुत ही एवरेज कार्ड था। मेन इवेंट फाइट को हटा दिया जाए क्योंकि वो इस पूरे कार्ड की बेस्ट फाइट थी। उसको अगर हटा दिया जाए तो ये कार्ड बहुत ही डल कार्ड था, जहां पर सबसे ज्यादा जिस फाइट ने अपसेट किया है वो थी को मेन इवेंट फाइट बिटवीन शॉन स्ट्रिकलैंड एंड पोलो कोस्टा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फाइट इतनी ज्यादा बोरिंग होगी। वेरेस अगर पूरे मेन कार्ड के बारे में बात करें तो फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों जेल्टन अल्मेडा की फाइट को शिफ्ट करके प्रीलिम कार्ड में डाल दिया गया और प्रीलिम कार्ड से निको प्राइस और एलेक्स मरोनो की फाइट को मेन कार्ड में डाल दिया। तो ये ओवरऑल इतना अच्छा कार्ड नहीं था, बट फॉर श्योर मेन इवेंट ने इस कार्ड को सेव कर लिया है, जहां पर इस्लाम और डस्टिन की फाइट इतनी ज्यादा इंसेन थी कि हर कोई उनकी फाइट के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से जो पूरे कार्ड का क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। पर अब इस रिकैप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट थी वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स रैंडी ब्राउन और जेलेस्की डोस सांटोस के बीच में, जहां पर रैंडी ब्राउन इस फाइट को विन कर जाता है बाय डिसीजन। अब ये फाइट मैं बोलूंगा इस कार्ड की बेटर फाइट्स में से एक थी, जिधर पूरी फाइट में रैंडी ब्राउन अपनी रीच की एडवांटेज ले रहा होता है। वो पूरी ट्राई कर रहा था कि वो जेलेस्की डोस सांटोस को डिस्टेंस में रखकर अपने जैब को थ्रो करे। वेरेस अगर डोस सांटोस की बात करें तो वो इस पूरी फाइट में अपने वाइल्ड पंचेस को स्विंग कर रहा था और इन्हीं पंचेस में से उसका एक पंच कनेक्ट भी हो गया था, जिसने रैंडी ब्राउन को काफी ज्यादा ट्रबल में डाल दिया था। अब राउंड 1 के एंड में रैंडी ब्राउन एक बिग नी को थ्रो करता है जो जेलेस्की डोस सांटोस के फेस में कनेक्ट होती है, और आई डोंट नो कि उसने ये नी को कैसे लिया, क्योंकि जैसे ही ये नी लैंड हुई मुझे ऐसा लगा कि जेलेस्की डोस सांटोस नॉकआउट होने वाला है, वो एटलीस्ट थोड़ा सा रॉक हो जाएगा, बट उसने इस नी को काफी अच्छे वे से लिया और राउंड 2 में आकर वो रैंडी ब्राउन के ऊपर एक बिग ओवरहैंड राइट को कनेक्ट करता है जो रैंडी ब्राउन को रॉक कर देता है, और यहां से फिर जेलेस्की डोस सांटोस रैंडी ब्राउन को ग्राउंड में लेके जाता है और उसके ऊपर एक काफी टाइट चोक को लॉक इन कर देता है। अब अगर हम इस चोक को देखें तो ये पूरा चिन के अंडर नेक पे नहीं था, और बेशक रैंडी ब्राउन को अपनी चिन पर काफी ज्यादा पेन हो रही थी, बट वो स्टिल थोड़ा सा ब्रीथ कर पा रहा था, और यही रीजन था जिसकी वजह से रैंडी ब्राउन टैप आउट नहीं करता है। जहां पर एंड ऑफ द राउंड 2 में वो इसी पोजीशन को रिवर्स करता है, वो एकदम से जेलेस्की डोस सांटोस की बैक में आ जाता है, और अब रैंडी ब्राउन था जो जेलेस्की डोस सांटोस को चोक आउट कर रहा होता है। अब राउंड 3 की बात करें तो यहां पर रैंडी ब्राउन ने मोस्ट ऑफ द फाइट को डिस्टेंस में रखा, वो अपने जैब को कंटिन्यूसली पॉप करता रहा। वेरेस अगर जेलेस्की डोस सांटोस की बात करें तो वो रैंडी ब्राउन को ग्राउंड में तो लेके जाता है, बट क्योंकि उस पोजीशन से वो ज्यादा डैमेज नहीं थ्रो कर पाया, इसीलिए जब इस राउंड को ओवरऑल देखा गया तो यहां पर रैंडी ब्राउन इस राउंड को विन कर जाता है। तो ओवरऑल रैंडी ब्राउन इस फाइट को विन कर जाता है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट इस फाइट में जो फनी चीज मुझे लगी वो थे आई पोक्स। ये जो न्यू ग्लव्स हैं इनको इसीलिए बनाया गया था कि आई पोक्स कम हो जाए, बट यहां पर अगर हम देखें तो रैंडी ब्राउन कोई 2 से 3 आई पोक्स करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहां पर जिसकी मैंने प्रिडिक्शन दी थी मैं उसी फाइट को इंक्लूड कर रहा हूं, यानी कि जेल्टन अल्मेडा और एलेक्जेंडर रोमानोव की फाइट को। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, निको प्राइस और एलेक्स मरोनो की फाइट एक बहुत ही लो लेवल की फाइट थी। दोनों फाइटर्स गैस आउट हो गए थे और मुझे नहीं लगता कि ये फाइट डिजर्व करती थी मेन कार्ड में रहना, तो इसीलिए मैं इस फाइट की बात भी नहीं करने वाला हूं। बट अगर जेल्टन अल्मेडा और एलेक्जेंडर रोमानोव की बात करें तो यहां पर जेल्टन अल्मेडा हमेशा की तरह फर्स्ट राउंड में विन कर जाता है बाय सबमिशन। अब लास्ट फाइट को हटा दिया जाए जहां पर जेल्टन अल्मेडा नॉकआउट हो गया था, तो ओवरऑल जेल्टन अल्मेडा एक बीस्ट है इस हेवीवेट डिवीजन में। वो काफी ज्यादा एथलेटिक फाइटर है और उसकी बॉडी को अगर हम देखें तो वो टॉप हेवीवेट डिवीजन में आता है, जहां पर उसके पास स्पीड है, उसके पास वो पावर है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाता है, और उसकी सबमिशन गेम ऑन पॉइंट है। एलेक्जेंडर रोमानोव की बात करें तो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि उसे कोई हेल्थ कंडीशन है, तो मैं वेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एलेक्जेंडर रोमानोव की फिजिक जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। अब इस फाइट में वैसे ज्यादा कुछ ब्रेकडाउन करने वाला है नहीं, क्योंकि एलेक्जेंडर रोमानोव एक किक को थ्रो करता है जिसकी वजह से जेल्टन को ओपनिंग मिल जाती है अपने टेक डाउन को शूट करने की, जहां पर वो इस सिंगल लेग को एकदम से स्विच करता है बॉडी लॉक पर और आउटसाइड ट्रिप करके वो एलेक्जेंडर रोमानोव को ग्राउंड में लेके चले जाता है। अब जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में गई ये फाइट ओवर हो चुकी थी, क्योंकि हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स को ज्यादा सबमिशंस को डिफेंड करना नहीं आता है। तो जैसे ही एलेक्जेंडर ने अपनी बैक को दिया, जेल्टन अल्मेडा यहां पर एकदम से अपने चोक को लॉक इन कर देता है और फाइट को विन कर जाता है बाय सबमिशन।
तो काफी इंप्रेसिव विन बाय जेल्टन अल्मेडा। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी मिडलवेट डिवीजन की, जहां पर केविन हॉलैंड मिखेल ओलिशेचक को बीट कर देता है बाय आर्म बार सबमिशन। रेफरी की तरफ से काफी अच्छा डिसीजन इस फाइट को स्टॉप करने का, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा था कि मिखेल का आर्म डिसलोकेट हो चुका है, बट क्योंकि फाइट के टाइम एड्रेनलिन रश होता है तो इसीलिए मिखेल को ये नोटिस नहीं हुआ कि उसका आर्म डिसलोकेट हो चुका है। वो पेन में तो था बट उसे ये नहीं पता लगा, और इसीलिए जब हर्ब डीन इस फाइट को स्टॉप करता है तो वहां पर मिखेल प्रोटेस्ट कर रहा होता है कि ये फाइट स्टॉप क्यों की गई। अब ये फाइट भी कुछ 1 ही मिनट चली है, जहां पर फीट में अगर बात करें तो मिखेल ओलिशेचक जो अपने फाइट में प्रेशर लेके आता है वो केविन हॉलैंड को ट्रबल देता है, और इसी के बीच में मिखेल केविन हॉलैंड को केज साइड पुश करके अपने बिग ओवरहैंड लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, जो केविन हॉलैंड की चिन पे कनेक्ट होता है और केविन हॉलैंड नॉक डाउन हो जाता है। अब यहां पर मिखेल ने सोचा कि वो फाइट को फिनिश करने वाला है, और इसीलिए वो जंप इन कर जाता है केविन हॉलैंड के ऊपर पंचेस को थ्रो करने के लिए, बट वो एक काफी बड़ी गलती कर देता है अपने राइट आर्म को फ्री रखने की, जिसकी वजह से केविन हॉलैंड का जो आर्म बार था वो पूरा लॉक्ड इन हो जाता है, और फिर ये मैटर ऑफ टाइम था कि मिखेल ओलिशेचक टैप आउट कर दे। बट यहां पर मिखेल की भी बात माननी पड़ेगी कि वो टैप आउट नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा पेन में था बट वो स्टिल इस पेन से फाइट कर रहा होता है, और यही देखने के बाद केविन हॉलैंड मिखेल के आर्म को और भी ज्यादा ट्विस्ट करता है, जिसकी वजह से मिखेल का आर्म, मैं ब्रेक तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्रेक हुआ है, बट आई थिंक थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था, और इसीलिए रेफरी इस फाइट को स्टॉप कर देता है। बट स्टिल अगर हम देखें तो मिखेल ओलिशेचक यहां पर टैप आउट नहीं करता है, तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू मिखेल ओलिशेचक। वेरस अगर केविन हॉलैंड की बात करें तो फाइनली अब उसे विन मिल चुकी है। वो हमेशा एक फैन फेवरेट रहता है, तो उसे विन करते हुए देखना हमेशा अच्छा लगता है। वो एक कंपनी मैन है, तो उसे जहां पर भी यूएफसी बोलेगी फाइट करने के लिए, बीट वेल्टरवेट डिवीजन या फिर मिडलवेट डिवीजन, केविन हॉलैंड हमेशा की तरह शो अप करने वाला है। और अब लेट्स सी उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब इस 302 के कार्ड के को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर ये को मेन इवेंट था मिडलवेट डिवीजन फाइटर्स शॉन स्ट्रिकलैंड और पॉलो कोस्टा के बीच में। तो स्टार्टिंग में ही इस बात को एड्रेस कर लेते हैं कि जिस भी जज ने पॉलो कोस्टा को 49-46 दिया है, यानी कि 5 में से 4 राउंड्स जिता दिए हैं, उस रेफरी को प्लीज किक आउट करके बाहर कर दो। अगर यहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड लूज करता तो ये पूरी हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी होती, जहां पर जिस भी जज ने पॉलो कोस्टा को 49-46 दिया है, फॉर श्योर वो शॉन स्ट्रिकलैंड को जरा भी लाइक नहीं करता है। वो डेफिनेटली शॉन स्ट्रिकलैंड का हेटर होगा, क्योंकि इसके अलावा जिसे जजिंग भी नहीं आती है करने, आई मीन कोई नॉर्मल फैन भी ये बता देगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड क्लियरली इस फाइट को विन किया है, तो डेफिनेटली उस रेफरी को बाहर कर देना चाहिए। वेरस अगर इस फाइट के बारे में बात करें तो यहां पर मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं पूरे 5 राउंड्स को ब्रेक डाउन करने में, क्योंकि ये फाइट स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से लेकर एंड ऑफ द फाइट तक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रही है। तो बेशक ये फाइट 25 राउंड्स गई, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं इस फाइट में ब्रेक डाउन करने का, जहां पर ऑलमोस्ट हर एक राउंड में पॉलो कोस्टा अपनी फाइट को स्टार्ट करता है लेग किक से, बट हमेशा की तरह जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है, वो यहां पर भी पॉलो कोस्टा के ऊपर सेम करता है। वो उसे प्रेशर कर रहा था और इसी के साथ वो लगातार फ्रंट किक्स को थ्रो करते जा रहा था, और बेसिकली पॉलो कोस्टा के पास कोई आंसर ही नहीं था इसे काउंटर करने का। अब ये चीज सबको पता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं होती है, आई मीन वो कोई नॉकआउट करने वाला फाइटर नहीं है, बट ये फाइट बोरिंग बनाने में जिसका सबसे ज्यादा हाथ था वो मुझे लगता है पॉलो कोस्टा का था, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल है एक ब्रॉल करने का। बट यहां पर पॉलो कोस्टा पूरी ही अपनी गेम को चेंज कर देता है, जहां पर वो कंटिन्यूअसली बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, और यहां पर वो ट्राई भी नहीं करता है शॉन स्ट्रिकलैंड को पुश करने का या फिर एटलीस्ट एक जगह खड़े होकर बिग पंचेस को स्विंग करने का। ऐसे ही अगर फाइट करनी है तो इजीली शॉन स्ट्रिकलैंड 10 राउंड्स चले जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे फाइट करने की। तो बेसिकली जो शॉन स्ट्रिकलैंड के ओपोनेंट होते हैं उन्हें चाहिए कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को काउंटर करे, जहां पर परफेक्ट एग्जांपल है एलेक्स परेरा का। हमेशा की तरह शॉन स्ट्रिकलैंड ने इस फाइट को बेसिक ही रखा। वो अपनी फ्रंट किक्स को थ्रो कर रहा था, वो अपने जैब को थ्रो कर रहा था, कभी कभार वो जैब के साथ एक एक्स्ट्रा पंच भी थ्रो कर दे रहा था, बट वो भी काफी रेयर था देखना। वेरस पूरी फाइट में वो बिना किसी प्रॉब्लम के मार्च फॉरवर्ड कर रहा था, और यही स्ट्रिकलैंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो किसी के साथ भी फाइट करे, ओपोनेंट मैटर नहीं करता, वो अपने ओपोनेंट को मार्च डाउन करने वाला है, वो उसे प्रेशर करने वाला है, और इवेंचुअली उसका ओपोनेंट ब्रेक डाउन हो जाता है। इजराइल अदसाने के साथ भी ऐसा हुआ था, और अब पॉलो कोस्टा के साथ भी ऐसा हुआ है। तो अब आई होप सो कि उसे डीडीपी के साथ रीमैच मिल जाए, बट वी ऑल नो कि ये टाइटल शॉट इजराइल अदसाने को मिलने वाला है। तो बेसिकली जो भी शॉन स्ट्रिकलैंड के फ्यूचर ओपोनेंट्स हैं, उन्हें एलेक्स परेरा और ड्रिकस डुप्लेसी इन दोनों फाइटर्स से थोड़े से पॉइंट्स लेने
बने होंगे कि कैसे शॉन स्ट्रिकलैंड को काउंटर किया जाए। बट एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ये फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा बेसिक है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को कोई भी फाइटर बीट कर देगा। बट क्योंकि ये स्टाइल इतना ज्यादा यूनिक है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ज्यादा डैमेज लेता नहीं है, वो बेसिकली जैसे स्पार करता है वैसे ही वो फाइट करता है, तो प्रैक्टिकली जब भी शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट करता है तो हमेशा उसका स्टाइल वर्क कर जाता है। तो आई होप सो कि शॉन स्ट्रिकलैंड को टाइटल शॉट मिल जाए। वो ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर था और अब तो उसने पॉलो कोस्टा को भी बीट कर दिया है, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट पूरे कार्ड की बेस्ट फाइट रही, जहां पर ये मेन इवेंट फाइट थी लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और डस्टिन पोरियर के बीच में। और एक वॉर फाइट होने के बाद राउंड 5 में इस्लाम महाचेव डस्टिन पोरियर को डार्क चोक से सबमिट कर देता है। अब इन दोनों की फाइट को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। वेरएज़ अगर इस वीडियो में इन दोनों फाइटर्स की बात करें तो जस्ट ये ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने फिर से इन दोनों की फाइट देखी और गाइस देखने में मजा आ गया इन दोनों की फाइट को, क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। इस फाइट में हमें एक प्रॉपर एमएमए फाइट देखने को मिली है, जहां पर ग्राउंड गेम होगी, स्ट्राइकिंग होगी, हर जगह हमें ये फाइट देखने को मिली है। और ह्यूज रिस्पेक्ट टू डस्टिन पोरियर, क्योंकि इस फाइट के बिल्डअप में काफी लोग ये मान रहे थे, इंक्लूडिंग मी, कि ये फाइट इस्लाम महाचेव के लिए काफी इजी रहने वाली है, क्योंकि स्टाइल वाइज ये फाइट इस्लाम महाचेव को बहुत ही ज्यादा फेवर कर रही थी। बट जब रियलिटी में फाइट हुई तो ये फाइट मैं बोलूंगा एक काफी क्लोज फाइट थी, जहां पर फॉर श्योर स्ट्राइकिंग में डस्टिन पोरियर ने इस्लाम महाचेव को हर्ट किया है। बट अगेन मैं ये चीज यहां पर मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोग इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हर कोई समझता है कि इस्लाम महाचेव एक रेसलर है, बट अगेन यहां पर इस्लाम महाचेव शो करता है कि उसकी स्ट्राइकिंग भी काफी अच्छी है, वो हमेशा की तरह इंप्रूव हो रहा है। और यहां पर भी उसने डस्टिन को काफी बार अटैक किया था, और ये चीज हम नॉर्मली एक रेसलर से नहीं देखते हैं। बट दूसरी साइड मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं, जो मे भी काफी लोगों को थोड़ा सा हॉट टेक लगे, बट आई डोंट थिंक सो कि इस्लाम महाचेव की रेसलिंग इतनी ज्यादा डोमिनेंट है जितना कि लोग उसे कंपेयर करते हैं हबीब के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम महाचेव की रेसलिंग टॉप टियर की है, आई मीन ये सबको पता है। बट स्टिल हम जब इस्लाम महाचेव की फाइट्स देखते हैं, स्पेशली अगर हम टॉप लेवल की बात करें, तो रिसेंटली हमने नोटिस किया है कि इस्लाम महाचेव के जो टेक डाउन्स हो गए, या फिर इन जनरल अगर हम रेसलिंग की भी बात करें, तो वो इतनी ज्यादा डोमिनेट नहीं है जितना हर कोई सोचता है। स्ट्राइकिंग तो इस्लाम महाचेव की अंडररेटेड है, बट एक चीज के बारे में जो कोई भी बात नहीं करता इस्लाम महाचेव की, वो है उसकी सबमिशन गेम। क्योंकि इस्लाम महाचेव ग्राउंड में काफी टेक्निकल फाइटर है, तो वो अपने ओपोनेंट को मॉल करने का नहीं देखता है, बल्कि वो हमेशा ओपनिंग देखता है कि वो कैसे अपने ओपोनेंट को सबमिट कर पाए। और इस पूरी फाइट में ये चीज बिल्कुल क्लियर थी। राउंड 5 में जब उसे गिलोटिन चोक नहीं मिला, तो वो एकदम से ट्रांजिशन कर जाता है एक डार्क चोक में, जो आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द फाइटर्स कर पाते। बट क्योंकि इस्लाम महाचेव काफी अवेयर था, वो डार्क चोक को लगाता है और डस्टिन पोरियर को टैप आउट करना पड़ता है। ये पूरी फाइट बैक एंड फोर्थ गई है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ऐसा लग रहा होता है कि जिस वे से इस्लाम महाचेव रेसलिंग कर रहा है, वो डस्टिन पोरियर को ग्राउंड में होल्ड करके रख रहा है। ये फाइट इस्लाम महाचेव के लिए इजी रहने वाली है, बट हम देख सकते थे कि डस्टिन ने मैथ्यूज गैमरॉड के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, जहां पर सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में जब भी इस्लाम महाचेव उसके ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहा होता है, तो वो मोस्ट ऑफ द टेक डाउन्स को डिफेंड करके इस्लाम महाचेव को फोर्स करता है स्ट्राइकिंग करने के लिए। जहां पर ये चीज हमने राउंड 2 और राउंड 4 में देखी, और इसीलिए डस्टिन पोरियर को जो सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है वो इन्हीं 2 राउंड्स में मिली। बट जब इस्लाम महाचेव को टेक डाउन मिल जा रहा था, तो फिर डस्टिन को ग्राउंड से वापस खड़े होने में काफी ट्रबल आ रही थी, और बेसिकली राउंड 1 हो गया या फिर राउंड 3 हो गया, इन दोनों राउंड्स में हम देख सकते थे कि डस्टिन पोरियर को यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव करना पड़ रहा था कि वो सबमिट ना हो जाए, और बेसिकली उसे वेट करने पड़ रही थी, और फिर वो नेक्स्ट राउंड में फिर से इस फाइट को एक स्ट्राइकिंग फाइट बना सके। राउंड 4 के एंड में जो डस्टिन पोरियर इस्लाम महाचेव की ग्रिप से एस्केप करके एक बिग एल्बो को थ्रो करता है, वो आई थिंक बहुत मेजर था, क्योंकि वहां पर ऐसा लगा था कि इस्लाम महाचेव थोड़ा सा रॉक हो गया है, और आई थिंक इस पूरी फाइट में वो डस्टिन का सबसे बड़ा चांस था कि यहां पर वो इस्लाम महाचेव को फिनिश कर दे। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरी फाइट में डस्टिन ने काफी अच्छे बॉडी शॉट्स को भी थ्रो किया है, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से राउंड 4 के एंड में इस्लाम महाचेव थोड़ा सा टायर्ड होता हुआ दिखा। अब फाइट जिस वे से फिनिश हुई है, उससे पहले जो सीक्वेंस था उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर क्योंकि दोनों फाइटर्स थोड़े से टायर्ड हो गए थे, तो जो इस्लाम महाचेव का टेकडाउन
डाउन आता है वो काफी टेलीग्राफ होके आया था और इसीलिए डस्टिन ऑलमोस्ट उस टेक डाउन से बाहर निकल जाता है। बट इस बार इस्लाम महाचेव डस्टिन के एंकल को होल्ड कर लेता है और बेसिकली एक रेसलिंग मूव दिखाते हुए वो डस्टिन के एंकल को स्विंग करता है, जिसकी वजह से डस्टिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो जैसे एक राउंड में गिरता है एकदम से इस्लाम महाचेव उसे होल्ड करता है और गिलेटिन चोक को लगा देता है। जैसे ही इस्लाम महाचेव को यह पता चलता है कि अगर वो इस गिलेटिन चोक को कमिट कर देता है तो डस्टिन पोरियर उसकी ग्रिप से बाहर निकल सकता है और ये चीज हम होते हुए देख भी रहे थे, तो एकदम से इस्लाम महाचेव इस गिलेटिन चोक को हटाकर डाश चोक को लॉक इन कर देता है और ये चोक इतना ज्यादा टाइट था कि डस्टिन ने इस चोक से टैप आउट किया, बट वो स्टिल थोड़ा सा स्लीप में चले गया था। तो ओवरऑल अगर इस फाइट की बात करें तो ये फाइट एक काफी अमेजिंग फाइट थी। डस्टिन पोरियर ने अपना सब कुछ दे दिया और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मे बी उसकी लास्ट फाइट हो। तो एक चीज हम गारंटी से बोल सकते हैं कि अगर ये डस्टिन की लास्ट फाइट होती है तो उसने अपना पूरा एफर्ट दिया फाइट को विन करने के लिए और ये चीज शो करता है कि डस्टिन पोरियर एक लेजेंड है। बट इसी के साथ अगर इस्लाम महाचेव की बात करें तो ये उसका एक और टाइटल डिफेंस था और जैसे जैसे वो फाइट करते जा रहे हैं इस्लाम महाचेव एक कंप्लीट फाइटर बनते जा रहे हैं और उसकी स्ट्राइकिंग काफी इंप्रूव होते जा रही है। तो अब मेरी ओपिनियन में जो भी इस्लाम महाचेव के फ्यूचर ओपोनेंट्स होंगे उन्हें नॉट ओनली इस्लाम की रेसलिंग से वरी करना है बट ऑल्सो जो इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग है वो भी उन्हें काफी ट्रबल दे सकती है। So that's it for today guys। तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।